my dear students, today we are going to solve brain teasers of chapter 6. The first question is tick the correct option. इसके अंदर हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो इसको हमें ये बताना है कि वेदर ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा इसे सॉल्व करके वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या कुछ भी नहीं। तो उसे बताने से पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है, वी विल सॉल्व इट। सो फर्स्टली दैट इज 3p², इसको एज इट इज़ लिखेंगे ये पूरे के पूरे ब्रैकेट को। उसके बाद बाहर नेगेटिव का साइन है, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, तो फिर नेगेटिविटी हावी होगी तो नेगेटिव आएगा हमारा 14p³। बाहर नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों में फाइट होगी, नेगेटिविटी जीतेगी, दैट इज 3p²। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिविटी जीत गई। ठीक है, लेट अस सी कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। यस, हियर इज 3p², 3p²। एक पॉजिटिविटी है एक नेगेटिविटी है, इन दोनों की पार बिल्कुल इक्वल है, तो दोनों आपस में जब फाइट करेंगे तो दोनों एक दूसरे को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बच गया, ये दोनों सेम हैं हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर दो, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों को हम ऐड करेंगे ना, तो 14 + 14 इज 28 और नेगेटिविटी का ही साइन आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिविटी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी पार्ट्स ऐड होने वाली हैं और कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। सो दैट इज 28p³ + 2r - 2r²। तो इसमें यहाँ पर कितनी टर्म्स आई हैं, 1 2 3, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, ट्राइनोमियल। सो आंसर इज ट्राइनोमियल बिकॉज इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 3। हमने कैसे लर्न किया था, बिकॉज ट्राई एंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, उसी तरह से ट्राइनोमियल में भी 3 टर्म्स ही होती हैं। बाइनोमियल को हमने लर्न किया था, बाइनोमियल मतलब बोथ, जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। मोनोमियल को हमने लर्न किया था अपने मन की सुनने वाला, यानी मोनोमियल जो अपने मन की सुनता है वो अकेला ही रहता है, तो मोनोमियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड बी पार्ट, HCF ऑफ द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की जो टर्म्स हैं उसका HCF क्या होगा। हमने आप बहुत सारे सम कर लिए हैं, सो देयर इज़ नो नीड टू गिव कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4, 12 और 16 का HCF हमें पता है कितना होता है, 4। अगर आपको नहीं पता देन यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो 4, 12 और 16 का HCF क्या होता है, 4। यहाँ पर अब हम क्या चेक करेंगे, लाइक वेरिएबल्स को। लाइक वेरिएबल क्या है, p³ p एंड p²। तो इनमें से मिनिमम पार किसकी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मिनिमम पार क्या है, 1। तो हम HCF में मिनिमम पार को लिखते हैं। नेक्स्ट लाइक वेरिएबल क्या है, q²। तो मिनिमम पार कितनी हो गई, q²। सो दैट इज इन HCF। अब r है लाइक वेरिएबल, नेक्स्ट दैट इज r²। एक बार r की पार है 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो मिनिमम पार क्या है r की, 1। तो r⁻1 हम यहाँ लिख देंगे। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज r⁻1 का मतलब यही होता है कि हमने सिर्फ उससे 1 टाइम मल्टीप्लाई किया है। सो दैट इज़ आर HCF। हम यही सिर्फ यही HCF ही फाइंड आउट करना था। So that is the answer. Let's move on to the C part. For what values of t की कौन सी वैल्यूज़ के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है, 2x² - 5x + 10 इज इक्वल, किसके इक्वल होगा, 2x² - tx + 2t। मतलब t की कौन सी वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t द एक्सप्रेशंस क्या है, ये दो हमारे पास एक्सप्रेशन है, दैट इज 2x² - 5x + 10 एंड दैट इज 2x² - tx + 2t। ये दोनों एक्सप्रेशन t की कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, तो हम कंपेयर कर लेते हैं। दीज टू आर इक्वल, 2x²। सो कुछ भी नहीं मिला हमें यहाँ से। यहाँ पर देखिए -5x एंड -tx, x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, -5। यहाँ पर भी x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, -5। तो नेगेटिव दोनों इक्वल, मतलब दोनों साइड नेगेटिव है। एक बार नेगेटिव को इग्नोर करते हैं तो t किसके इक्वल हो गया, 5 के। एक बार हम वैसे तो हम लिख देते हैं कि t की वैल्यू 5 आने वाली है, एक और बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर
कांस्टेंट क्या है 10 और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 2t। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ 2t इज इक्वल टू 10 और अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूँ तब भी मेरे पास आंसर 5 ही आने वाला है। सो द वैल्यू ऑफ t is 5 for what these two algebraic expressions are equal. Let's move on to the part D. क्या कहता है part D? What value of p if the expression क्या है z square plus 3z minus p equal to 3 for z is equal to 2. So ये पूछ रहा है फॉर वट वैल्यू ऑफ p, p की किस वैल्यू के लिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 के इक्वल है जहाँ पर z की वैल्यू 2 है। तो हम z की वैल्यू को पुट कर देते हैं, देयर इज़ नो नीड टू टेक वरी। तो z की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर 3 टाइम्स 2 माइनस p की हमें वैल्यू नहीं पता, सो पुट इट एज इट इज़। नाउ 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 टाइम्स 2 इज़ 6 माइनस p इज इक्वल टू 3। 6 प्लस 4 इज 10 माइनस p इज इक्वल टू 3। ये p नेगेटिव है, जिस चीज़ की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है आई हैव टू मेक इट पॉजिटिव। तो फिर मैं इसे क्या करूँगी, आई विल शिफ्ट इट इन द राइट हैंड साइड। तो 10 एज इट इज़ पड़ा रहने दो, 3 एज इट इज़ पड़ा रहने दो। p यहाँ पर नेगेटिव था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब एक बच्चा जो एक जगह पर नेगेटिव है, मतलब हमेशा फाइट करता रहता है, वो हमारे मैथ्स में दूसरी जगह पर जाकर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। जैसे स्कूल में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा फाइट करने वाला है या बहुत अग्रेसिव है, वो घर जाकर बहुत ज़्यादा इनोसेंट और शांत हो जाता है। हमारे मैथ्स में ऐसे होता है। ओके, तो इसने अपना घर चेंज किया या अपनी जगह चेंज की, उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया, उसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल गई। ये मान लो कि वो टेम्पल में चला गया, नेगेटिविटी उसकी पॉजिटिविटी में आ गई। ओके, एक साइड आप टेम्पल मान लो और एक साइड आप घर मतलब नॉर्मल कोई भी सोशल प्लेस मान लो कि जब बंदा जैसे ही टेम्पल के अंदर जाता है तो उसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है, और जैसे ही वो टेम्पल से किसी सोशल प्लेस पर आता है तो उसकी जो किसी टेम्पल से सोशल प्लेस पर आता है तो उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, मतलब ये टेम्पल में है, तो अब इसे घर पर भेज दो, किसी और सोशल प्लेस पर भेज दो, तो ये पॉजिटिव था, यहाँ पर आकर नेगेटिव हो गया। सो 10 माइनस 3 इज 7, द वैल्यू ऑफ p इज 7। लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट E। पार्ट E क्या कह रहा है, फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, 2x क्यूब प्लस 5x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। सो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हमने वर्कशीट 6 में किया था। अगर हमें दिख रहा है कि कोई पेयर बन रहा है, सो वी विल मेक पेयर ऑफ दीज टू। ठीक है, मतलब उन दोनों को हम डांस में पेयर बना लेंगे, डांस पार्टनर बना देंगे। बट इफ़ वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी सिमिलैरिटी, अगर हमें किसी भी दो पेयर में कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है तो हम छोड़ते हैं उसे, हम किन्हीं भी दो पर्सन्स को पेयर बना लेते हैं। इन दोनों को बना लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। सो फर्स्ट पेयर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, नेगेटिव दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो, 6x स्क्वायर प्लस 15, क्योंकि नेगेटिविटी को मैंने बाहर रख लिया ना, वो टेम्पल के अंदर नहीं जा सकती, ये ब्रैकेट्स टेम्पल है, नेगेटिविटी बाहर रह गई तो ये पॉजिटिविटी अंदर आ गई। ठीक है, अब इसमें देख लो कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, सो पुट इट एज इट इज़। नो, x है कॉमन, तो x को बाहर ले लो। अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूँगी, x की पावर 3 थी, x कॉमन लिया मतलब इसको मैं x से डिवाइड करने वाली हूँ। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड करते हुए पार्ट्स जो होती हैं, तो डिवाइड करते हुए पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अगर मैं x क्यूब को x से डिवाइड करूँगी तो पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी पार्ट नहीं है तो मैं 1 पुट कर देती हूँ। सो 3 माइनस 1 इज़ 2। यहाँ पर x से मैंने डिवाइड कर दिया तो x तो कैंसिल हो गया, 5 बच गया। यहाँ से कुछ कॉमन है, यहाँ पर कुछ कॉमन है, यस 3 इज़ कॉमन। तो 6x स्क्वायर को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो 2x स्क्वायर आ गया। 15 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो 5 आ गया। ओके, तो फिर इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ, इन दोनों टर्म्स बोलेंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये कंप्लीट है। अगर इन दोनों टर्म्स की बात करूँ तो क्या चीज़ कॉमन है यहाँ पर कॉमन है 2x स्क्वायर प्लस 5, तो मैंने वो लिख दिया। अब अगर इन दोनों की मैंने पेयरिंग बना दी है तो अंदर क्या बच गया है, एक तो x और यहाँ पर
माइनस तो आएगा ही आएगा। इस टर्म में क्या बचा है 3, क्योंकि 2x² + 5, तो मैंने ये तो कॉमन ले लिया, ये दोनों को तो कॉमन उठाकर बाहर रख दिया, तो अंदर क्या बच गया x और यहाँ पर क्या बच गया 3। ओके, सो दैट इज द आंसर ऑफ these are the two factors of the given algebraic expression। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फिगर है, ये है ABCD, ठीक है। इसकी लेंथ हमारे पास क्या गिवन है? इसकी लेंथ है हमारे पास p² Q - 5 और इसकी ब्रेथ हमारे पास क्या गिवन है? Q² + 4p। तो इसने मुझे क्या बोला है? आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर PAB। शेडेड फिगर हमारे पास क्या है? एक ट्राइंगल बनाया हुआ है हमारे पास, द ट्राइंगल इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मुझे इस शेडेड फिगर का एरिया निकालना है। तो शेडेड फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे हम? इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इन लेंथ बेस इनटू हाइट। सो व्हाट इज द बी का जो फर्स्ट पार्ट है, मुझे क्या गिवन है यहाँ पर? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ABCD क्या गिवन है? p² Q - 5, ठीक है। इसको अलग से ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास क्या गिवन है? Q² + 4p, ठीक है। मुझे एरिया क्या निकालना है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया निकालना है मुझे ट्राइंगल PAB का। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो व्हाट इज बेस? बेस क्या है? इसकी लेंथ, ये है ना बेस हमारे पास, दैट इज p² Q - 5 और हाइट क्या है? हाइट इज Q² + 4p। सो पुट दिस वैल्यूज। What is the value of B? That is breadth, p² Q - 5, and what is the value of height? That is Q² 4p। यही है ना इस ट्राइंगल की हाइट? This is the height and this is the base. So now we have to solve this algebraic expression। Okay, तो 1/2 को हम as it is put कर देते हैं। अब हमें क्या करना है? What we are going to do, हम बाइनोमियल की बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट कैसे करते हैं? इन्हें बना लेते हैं हम टीचर्स का ग्रुप और इन्हें बना देते हैं स्टूडेंट्स का ग्रुप। तो फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट टीचर जाती है इन दोनों बच्चों के पास, देन सेकेंड पीरियड में सेकेंड वाली मैम जाती है इन दोनों बच्चों के पास, और मैम के हाथ में चाहे प्लस का साइन है चाहे माइनस का साइन है, मतलब प्लस नोटबुक है या माइनस नोटबुक है, वो मैम के साथ ही जाती है। ओके, तो 1/2 को अब हम नहीं छेड़ने वाले। फर्स्ट टीचर गोज टू दीज 2 स्टूडेंट। तो फर्स्ट टीचर कौन है? p² Q। अब हम बिग ब्रेसेस ले लेते हैं कि 1/2 अलग ही रहने वाला है। फर्स्ट टीचर गोज टू दीज 2 स्टूडेंट्स, दीज 2 स्टूडेंट्स आर Q² + 4p, ठीक है। फिर सेकेंड टीचर के आगे या सेकेंड टीचर के पास कौन सा साइन है, कौन सी नोटबुक है? माइनस वाली नोटबुक है मैम के पास। तो मैम की नोटबुक मैम के हाथ में ही रहेगी, चाहे मैम कहीं पर भी जाए, चाहे फर्स्ट पीरियड में जाए चाहे सेकेंड पीरियड में जाए। तो 5 सेकेंड टीचर है। सेकेंड टीचर गोज टू दीज 2 स्टूडेंट्स, वो 2 स्टूडेंट्स क्या हैं? Q² + 4p। ओके, सो बिग ब्रेसेस आर क्लोज्ड। अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 टाइम। पहले यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, देन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट एंड चेक देयर नोटबुक। तो नोटबुक चेक करने के लिए मैम को उसके पास जाना पड़ेगा, तो मैम उसके पास चली जाती है। देन बीच में प्लस का साइन है, यानी जो भी बेंचेस हैं मैम उन्हें नहीं छेड़ने वाली, या जो भी नोटबुक पड़ी है प्लस है या माइनस है मैम उसे नहीं टच करने वाली। देन मैम गोज टू द सेकेंड स्टूडेंट। दूसरे बच्चे की नोटबुक भी तो मैम को चेक करनी है ना। ओके, अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट। दूसरा पीरियड हो गया तो मैम पहले बच्चे के पास भी जाएगी, दूसरे बच्चे के पास भी जाएगी। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर भी
यही रूल था कि मैम बोल रही है कि आपको नेगेटिविटी की तरफ जाना है, लेकिन आप जाओगे पॉजिटिविटी की तरफ तो आपने कुछ भी अचीव नहीं करना, आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट ही होने वाले, यानी रिजल्ट नेगेटिव ही आने वाला है। तो रिजल्ट आ गया नेगेटिव 5 टाइम्स, यानी मैम गोज टू द सेकेंड स्टूडेंट। ठीक है, बिग ब्रेसेस क्लोज, कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट कर देंगे। हाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रोडक्ट, वी ऑल नो दैट। जो लाइक वेरिएबल्स हैं उनमें पार्ट्स को ऐड कर देते हैं, तो फिर पी स्क्वायर कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, एज इट इज़ ये लाइक वेरिएबल है। यहाँ पर क्यू की पावर 1 है, यहाँ पर क्यू रेज टू द पावर 2 है, तो प्रोडक्ट करते हुए लाइक वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 1 + 2 = 3, सो दैट इज क्यू क्यूब प्लस लाइक वेरिएबल है। पहले तो हमें क्या लेना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, पहले हम न्यूमेरिकल्स की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। सो 4 × 1 = 4, ये है पी स्क्वायर, ये है पी रेज टू द पावर 1। अगर किसी भी वेरिएबल की पार्ट नहीं होती तो हम 1 पुट कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि पी को हमने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर पी स्क्वायर है तो उसका मतलब ये है दैट वी हैव मल्टीप्लाइड पी 2 टाइम्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट करते हुए पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, सो 2 + 1 = 3, सो पी क्यूब। क्यू का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, पुट इट एज इट इज़, कोई लाइक वेरिएबल नहीं है, एज इट इज़। 5 × 2 = 20, p का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, पुट इट एज इट इज। सो दैट इज आवर आंसर ऑफ द ए पार्ट ऑफ द बी क्वेश्चन। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दैट क्वेश्चन। One important thing in the answer, you have to write square units. क्यों लिखेंगे square units? Because this is the area. तो जब भी हम area find out करते हैं तो वो square units में आता है, and whenever we find the volume तो फिर वो cubic units में आता है. So this is the important part in the answer. If you didn't write the square units, then your marks will be deducted. If you don't want that happen, so you have to write square units whether you are finding area, and you have to write cubic units while you are finding the volume of any figure, any solid. Okay, let's move on to the B part of the B question. By how much, वो क्या बोलता है, by how much does the expression this, expression क्या है, 72z² - 45z + 4, ये जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कितना ज़्यादा एक्सीड करता है, एक्सीड करता है मतलब कितना ज़्यादा है, एक्सीड करता है किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, 30z - 42z² - 17, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से कितना ज़्यादा एक्सीड करता है, लेट अस सपोज कि x टाइम्स एक्सीड करता है। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। आई हैव टू फाइंड कि ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा, हाउ मच मान लिया मैंने x है, ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितना एक्सीड करता है इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। ठीक है, बाय हाउ मच डज दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सीड, मतलब ये वाला ज़्यादा है किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से x टाइम एक्सीड करता है। ठीक है, अगर ये, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हम ये देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है। अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इसे पॉजिटिव ही छोड़ूंगी, अगर मुझे इसे पॉजिटिव रखना है तो इसे अपने घर में ही रखना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर मैं इसे दूसरों के घर में भेज दूंगी तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं मैथ्स में, इक्वेशन की फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं कि जो बंदा अपने घर में पॉजिटिव होता है वो दूसरे घर में जाकर क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो फिर हम इसका घर नहीं चेंज कर रहे बिकॉज मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो x को मैं एज इट इज़ रखूँगी, 72 इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी मैं एज इट इज़ रखने वाली हूँ। ठीक है, इसको क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये कंफ्यूज कर रहा है, तो इसको दूसरे घर में भेज दो। तो फिर जब मैं इसे दूसरे घर में भेजूंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसकी पॉजिटिविटी इसकी नेगेटिविटी में बदल जाएगी, तो इसको मैंने नेगेटिव बना दिया यहाँ पर। ओके, तो मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। 72z² एज इट इज़, 45z एज इट इज़ + 4 एज इट इज़, ये नेगेटिव था, ये अंदर पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनने वाले हैं, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिविटी आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है,
2 बार नेगेटिव, एक बार नेगेटिव नेगेटिव, दूसरी बार नेगेटिव, अगर 2 नेगेटिविटी हो जाती हैं तो वो दोनों मिलकर अपनी पार्ट्स को एक्सीड कर लेती हैं। तो फिर 2 बार अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो 42 जेड स्क्वायर, दोबारा से 2 बार है, एक बार नेगेटिव आया तो नेगेटिव, लेकिन दूसरी बार आ गया तो उसने उसे पॉजिटिव बना दिया। सो प्लस 17 इज इक्वल टू एक्स, इसको आप साइड पर रख दो। ओके, सो सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब जो लाइक वेरिएबल्स हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो कुछ भी करते हैं पेयर बनाकर ऐड कर देते हैं। 72 प्लस 42 इज 114 जेड स्क्वायर। दोनों नेगेटिव हैं तो इनकी पावर एक्सीड होने वाली है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 45 प्लस 30 इज 75, दोनों नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आने वाला है। अब इस पर देखते हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 21, वो भी पॉजिटिव। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इससे मुझे ये पता चलता है कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं ये ऐड करूं तो ये आने वाला है, या मैं ये बोलूं कि ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इतना एक्सीड करता है इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। सो लेट्स मूव ऑन टू द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन बी। ये क्या कह रहा है, द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज दिस। तो लिख देते हैं हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का पेरीमीटर हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10 यूनिट्स। ठीक है, वन ऑफ द साइड्स ऑफ द लेंथ। ट्राइंगल का पैरामीटर बोल रहे हैं, तो अगर ये मेरे पास एक ट्राइंगल है तो इसकी लेंथ कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी। ठीक है, तो वन ऑफ इट साइड मतलब इनमें से एक की साइड मेरे पास गिवन है, एक की साइड यानी एक्स स्क्वायर वाई मान लेते हैं, ये है वो साइड, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4। एंड अनदर साइड इज, दूसरी साइड भी हमारे पास दे रखी है, वो क्या है, 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि इट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, मतलब ये और अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाती है तो मैं इसको क्या मानूं, इसको मैं मान लेती हूँ टी मान लूँ, लेंथ है तो एल मान लेती हूँ। ठीक है, लिख देती हूँ पहले मैं, लेट द थर्ड लेंथ इज, यहाँ पर आपको ये भी लिखना होगा, फर्स्ट लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू दिस, लेंथ ऑफ सेकेंड अनदर साइड इज दिस। उसके बाद आप लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो फिर पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द थ्री साइड्स। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट साइड लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, लेंथ ऑफ प्लस लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड साइड प्लस लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू मेरे पास गिवन है, वो मैं पुट कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में 10। लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड मेरे पास गिवन है, वो मैं पुट कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में 4। अगर मैं ट्राइंगल के अंदर इस तरह से शो कर रही हूँ कि इसकी साइड ये इसकी साइड ये, तो फिर मुझे ये लाइंस लिखना मैंडेटरी भी नहीं है कि लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड लेंथ ऑफ सेकेंड साइड, वैसे भी ये ब्रेन टीजर्स है। सो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं देन इट इज़ मैंडेटरी टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट कि लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ये है, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड ये है, लेट अस सपोज कि लेंथ ऑफ थर्ड साइड एल है, तो आपको लिखना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप समझने के लिए कर रहे हैं या एक बार फियर नोटबुक में एज ए ब्रेन टीजर करें, सो देयर इज़ नो नीड टू राइट। लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्सप्लेन करके हर बार लिखेंगे तो फिर आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा कि अगर आपको बाद में नेक्स्ट टाइम जब आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से देखकर समझना होगा, दैट इट विल बिकम मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड इट इज़ गिवन, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड इट इज़ ऑलरेडी गिवन, दैट इज़ 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई, 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई, और लेंथ ऑफ थर्ड साइड मैंने क्या सपोज किया है, दैट इज़ एल। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड ही तो निकालना है, तो जिस चीज़ को मुझे निकालना है वो चीज़ तो मुझे पॉजिटिव ही चाहिए ना, तो इसे एज इट इज़ पड़ा रहने दो। या अगर मैं इसे नेगेटिव कर दूँ तो मैं बाद में कैंसिल कर सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें उठाकर जानी पड़ेंगी, उधर एक। तो डिपेंड्स ऑन योर विश कि आप इन दोनों चीज़ों को उठाकर या तो यहाँ पर ले जाओ, दोनों को नेगेटिव कर दो, या बाद में आप साइन चेंज कर देना। एक बार मैं एल को इधर लेकर जा रही हूँ और नेगेटिव नहीं, मैं इसे ऐसे ही पड़ा रहने देती हूँ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10
अब मैं इसका घर चेंज कर रही हूँ, या हम अलग से सबका कर देते हैं, ब्रैकेट्स को छोड़ो। इसका घर चेंज कर रही हूँ, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो इसका जो बिहेवियर है, इसका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। इसकी बात करूं, ये अपने घर में नेगेटिव था, अगर दूसरों के घर में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये अपने घर में पॉजिटिव था, दूसरे घर में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये अपने घर में नेगेटिव था, दूसरों के घर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एल को मैं इसे अपने घर पे ही छोड़ रही हूँ, इसको कुछ भी, इसका नेचर चेंज नहीं होने वाला। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो चुका है। ये क्या बच गया, 2x स्क्वायर वाई और 10, that is 10 plus 4 is 14 and 14 minus 3 is 11, so that is 11. So that is the answer. The value of length is 2x square y plus 11 is equal to length. That is the length of the third side of the triangle. This is the answer. If you like our videos, then please like, share and subscribe our videos. Let's move on to the D part of the B question. ये algebraic expression है हमारे पास, 2b cube c plus 4b raised to the power 4c square plus 16b square c square. इस algebraic expression में एक तो हमें HCF find out करना है, और हमें क्या करना है, वी हैव टू फैक्टराइज दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फैक्टराइज करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, फर्स्टली आई एम गोइंग टू सेपरेटेड, या हम इसे सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर मुझे HCF निकालना होता है, सबसे पहले मुझे नंबर्स का HCF निकालना होता है। तो मैं देख लेती हूँ 2, 4 और 16 का HCF हमें वैसे तो पता है कि 2 के अप्रॉक्स होता है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम इसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। 2 को मैं किसी तरह से ब्रेक कर सकती हूँ, नहीं। b को मैं क्या लिख सकती हूँ, b मल्टीप्लाई बाय b, क्योंकि 3 टाइम्स है तो मैंने b को 3 टाइम्स लिख दिया, b रेज़ टू द पावर 3 है, b क्यूब है। c ओनली 1 टाइम है। 4 को मैं 2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, बिकॉज जैसे मैंने पहले सम्स में आपको बताया था कि जब मैं पेयरिंग कर रही होती हूँ तो इस वाले ग्रुप में से अगर 2 मुझे दिखाई दे जाता है, क्योंकि सब पेयर्स में डांस करना पसंद करते हैं, तो बाकी ग्रुप्स में, बाकी टर्म्स में जो उनके जैसा होगा तो वो फटाफट बोल देगा, ये बोल देगा कि 2 मेरे पास है, अगर मुझे फैक्टराइज कर दो तो 2 आपको मिल जाएगा। तो इसने 2 के फैक्टर्स बना लिए, तो इसको मैंने लिख दिया 2 टाइम्स 2, और b रेज़ टू द पावर 4 है तो मैंने b को 4 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, c को 2 टाइम्स लिखेंगे। अब 16 के फैक्टर्स, 16 भी बोलेगा मेरे पास 2 है, तो 2 को तो मैंने अलग कर दिया। बाकी 2 टाइम्स 8 16 होता है, आप चाहें तो इसे और भी सेपरेट कर सकते हैं, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। सो 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8 एंड 8 टाइम्स 2 इज़ 16। b स्क्वायर है तो b को मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, c स्क्वायर है तो मैंने c को 2 टाइम्स लिख दिया। अब जो भी चीज़ हमारे पास कॉमन है उसे हम बाहर ले लेते हैं। क्या है कॉमन, 2 बोलेगा मेरे पास, ये टर्म बोलेगी मेरे पास भी 2 है, ये बोलेगी मेरे पास भी 2 है, ये बोलेगी मेरे पास भी 2 है, तो ये तीनों जाकर पेयर में डांस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद b को अगर मैं देखूं तो b की मिनिमम पार क्या है, 2। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है, इधर से भी हम देख सकते हैं, ये वाला इधर भी 2 है, b 2 टाइम्स है b, यहाँ पर भी 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी 2 है, तो इनको मैं बाहर ले लूँ तो b स्क्वायर बाहर आ गया। c देखें, c यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम 1 टाइम है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो एक c बाहर आ गया। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया, जो बाहर आया है उसके नीचे हमने अंडरलाइन लगा दी, अंदर क्या बच गया, 2 भी गया, b भी गया, b भी गया, ये अकेला b बच गया। इधर अगर मैं देखूं तो एक 2 बच गया, यहाँ पर b 2 टाइम्स बच गया तो b स्क्वायर, c ओनली 1 टाइम बच गया तो c, यहाँ पर 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, b नहीं बचा, c सिर्फ एक ही बार बचा है तो मैंने इसे पुट कर दिया। ठीक है, सो दैट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसने HCF पूछा था तो इसका HCF क्या हो गया, 2b स्क्वायर c, ये वाला, और इसके फैक्टर्स हो गए 2b स्क्वायर c और b प्लस 2b स्क्वायर प्लस c प्लस 8c, मतलब ये दो इसके फैक्टर्स हो गए और ये इसका HCF हो गया। दैट इज़ द आंसर ऑफ द D पार्ट। उसके बाद E पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है इज सेम एज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एरिया निकालने के लिए बोल रहा है ना हमें, तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ क्या है हमारे पास, दैट इज a माइनस b। ब्रेथ भी हमारे पास गिवन है तो हम वो भी राइट डाउन कर देते हैं। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, 2a प्लस b।
एरिया हमें निकालने के लिए बोला गया है तो हम एरिया निकाल देते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ की वैल्यू क्या है? a माइनस बी। ब्रेथ की वैल्यू क्या है? 2a प्लस बी। तो अब हम क्या करेंगे? बाइनोमियल की बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट हमें करनी आती है। ये टीचर्स का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है। फर्स्ट मैम गोज टू दीज टू स्टूडेंट्स। ये वाली मैम इन दोनों बच्चों के पास जाएगी और इनकी नोटबुक्स चेक करेगी। इस मैम के साथ जो भी है, चाहे प्लस का साइन है चाहे वो माइनस का साइन है, वो मैम के साथ रहेगा। देन मैम गोज टू दीज टू स्टूडेंट्स। Now we are going to apply the distributive property. First ma'am goes to the first student, so a multiply by 2a. Then ma'am goes to the second student. बीच में जो साइन है वो as it is रहेगा, a multiply by b. नेगेटिव साइन है, सेकेंड मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मैम बोल रही है नेगेटिव साइड जाना है, बच्चा बोल रहा है पॉजिटिव साइड जाना है, तो बच्चे के मार्क्स डिडक्ट ही होने वाले हैं मैम की बात ना मानने पर। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करा देंगे हम। ठीक है, तो ए की अगर मैं 2a के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, पहले नंबर्स को करूंगी, तो 2 × 1 = 2। लाइक वेरिएबल, दोनों की पावर 1 है, प्रोडक्ट करते हुए पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 = 2, सो दैट इज a²। अनलाइक वेरिएबल है, प्रोडक्ट करते हुए एज इट इज आएगा। ये नंबर्स की 2 × 1 = 2। अनलाइक वेरिएबल है, एज इट इज पुट कर देंगे। लाइक वेरिएबल है, दोनों की पावर 1 है, प्रोडक्ट करते हुए पावर ऐड हो जाएगी, सो 1 + 1 = 2, तो दैट इज b²। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, सॉल्व कर सकते हैं, कर देते हैं सिंप्लीफाई। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। पार्ट्स इंक्रीज नहीं होगी, उनकी डिक्रीज होगी। सो 2 - 1 = 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ए भी लिख दिया। लेकिन ज़्यादा पावरफुल कौन है? नेगेटिविटी ना, तो आंसर भी हमारा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, -b² एज इट इज, सो दैट इज द आंसर। ये आंसर आया है हमारा सिर्फ एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। आगे हमें क्या कह रहा है कि ये जो एरिया है ना, ये सेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो एरिया क्या है हमारे पास? 2a² माइनस ab माइनस b²। किसके बराबर है ये? kab प्लस 2a² माइनस b²। तो देखो 2a² इसमें भी है, इसमें भी है, माइनस b² इसमें भी है, इसमें भी है। तो मुझे कंपेयर किसे करना है? सिर्फ इसे। तो मैं लिख सकती हूँ -ab = या मैं ये बोल दूँ कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? -ab = kab। तो ab और ab तो बराबर है, ये दोनों पे कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया? -1 = k। तो k की वैल्यू क्या आ गई? -1। दैट इज द आंसर ऑफ ई पार्ट ऑफ द बी क्वेश्चन। ओके, दोबारा देख लो, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, सेम थे, b² के सेम था, वो कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया? -ab। यहाँ पर क्या बच गया? kab। तो ab इधर है, ab इधर है, तो ab से ab कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई? -1। या फिर हम ये बोले कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो फिर k की वैल्यू क्या आ गई? -1। सो दैट इज द आंसर। हमें यही पूछा गया था कि अगर मैं इसके एरिया को, जो इसका एरिया है, वो अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ बिल्कुल उसके जैसा है, बिल्कुल सेम है, तो मैंने सेम है तो दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को आमने सामने रख दिया, क्योंकि दोनों की पार्ट्स जो हैं वो बराबर है, इसलिए मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। जब मैंने इक्वल का साइन लगाया तो जो सिमिलर चीज़ें हैं उन्हें मैंने कैंसिल कर दिया कि इसके पास 2a² है तो इसके पास भी है, दोनों की पार्ट्स खत्म। इसके पास -b² है, इसके पास भी -b² है, दोनों की, इसका तो डिस्कशन करेंगे नहीं। अब कंपैरिजन किसका करते हैं? जो डिफरेंट चीज़ होती है। तो डिफरेंट चीज़ क्या है? यहाँ पर -ab, यहाँ पर क्या है? kab। तो मैंने एज इट इक्वेट कर दिया। अब मैं जब इन दोनों को कंपेयर करूंगी, a इधर है, a इधर है, b इधर है, b इधर है, तो डिफरेंट क्या है? -1 और k, तो इन दोनों को बराबर पुट कर दिया। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि k की वैल्यू -1 है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? आई हैव टू डू द प्रोडक्ट। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैसे निकालेंगे? जब हम लिखेंगे, जो हमने पहले किया है, जो हमने वर्कशीट्स में किया है, वही हमें रिपीट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? दैट इज 13ax - 4, दैट इज 5ay प्लस में 1। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू बाइनोमियल्स। अगर मुझे इन दो बाइनोमियल्स की प्रोडक्ट करनी है, देन आई एम गोइंग टू यूज द सेम रूल। एक को मैं टीचर्स का ग्रुप बनाऊंगी, एक को मैं स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाऊंगी। सो फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज टू दीज 2 स्टूडेंट्स, 13ax × 5ay प्लस में 1। फिर मैम के पास जो भी साइन है वो एज इट इज। देन सेकेंड मैम गोज टू
these two students. Now I am going to apply the distributive property. First ma'am goes to the first student. इसको मैं direct multiply कर दूँ. 13 times 5 is 65. A यहाँ पर पार 1 है, यहाँ पर पार 1 है, मल्टीप्लिकेशन करते हुए पार ऐड हो जाएगी. सो 1 + 1 is 2. सो a स्क्वायर. x और y अनलाइक है, इन्हें एज इट इज पुट कर दिया मैंने. 13ax की जब मैं किसी भी नंबर की अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी देन आई गेट द नंबर इटसेल्फ. 4 टाइम्स नेगेटिव है, नेगेटिव भी पुट कर दो. 4 टाइम्स 5 is 20. ay अनलाइक वेरिएबल है, एज इट इज पुट कर दो. नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा. 4 टाइम्स 1 is 4. तो कुछ भी सिमिलर है नहीं है. सो दैट इज द आंसर. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? 3x² + 5x - 7. दिस इज ओनली फॉर योर रिवीजन पर्पज. कुछ भी डिफरेंट नहीं है. जो हमने पहली वर्कशीट्स में किया है वही यहाँ पर रिपीट होने वाला है. तो इसे हम स्पेसिफिक ब्रेन टीजर्स में नहीं ले सकते, बट आगे कुछ वेरिएशन हो सकता है. लेट्स मूव. हम चेक करते हैं. जो 2 होते हैं उन्हें हम टीचर्स का ग्रुप बनाते हैं. जो 3 होते हैं उन्हें हम स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा ज़्यादा होते हैं, टीचर्स कम होते हैं. सो फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज टू दीज 3 स्टूडेंट्स. फर्स्ट मैम कौन है? x. 3 स्टूडेंट्स कौन है? ये 3 है हमारे पास स्टूडेंट. देन सेकेंड मैम, जो साइन मैम के पास है वही रहेगा. मैम गोज टू दीज 3 स्टूडेंट्स. सो सेकेंडली सेकेंड मैम कौन है? 5y गोज टू दीज 3 स्टूडेंट्स. ओके, that is 5x - 7. So we are going to apply the distributive property. Firstly ma'am goes to the first student, so x times 3x². दोनों पॉजिटिव है. मैम गोज टू द सेकेंड स्टूडेंट. मैम पॉजिटिव, बच्चा नेगेटिव. मैम की बात नहीं मानेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव. x टाइम 7. फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट. यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, स्पेस भी कम है. 5 टाइम्स 3 is 15. और ये दोनों अनलाइक वेरिएबल है. पुट देम एज इट इज. 5 टाइम्स 5 is 25. x और y दोनों अनलाइक वेरिएबल है. पुट देम एज इट इज. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. मैम की बात नहीं सुन रहे, रिजल्ट आने वाला है नेगेटिव. 7 टाइम्स 5 is 35. y इज अनलाइक, तो फिर ये एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट करा दें. 3x raised to the power 1, यहाँ पे x². तो प्रोडक्ट करते हुए पावर ऐड. 1 + 2 is 3, so x³. 5 times 1 is 5. प्रोडक्ट करते हुए पार्ट्स ऐड. 1 + 1 is 2, so that is x². 7x + 15x². बाकी को तो एज इट इज ही लिखना है, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट हम ऑलरेडी ऊपर वाले स्टेप में कर चुके हैं. तो कोई इज देयर एनी लाइक वेरिएबल? x³ का कोई लाइक वेरिएबल नहीं है. पुट इट एज इट इज. शायद किसी भी चीज़ का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है. x² की कोई और टर्म नहीं है, x की कोई और टर्म नहीं है. सो दैट इज द आंसर ऑफ द. यहाँ पर there is no need to write it anything. This is the answer of the second part. Let's move on to the third part. थर्ड पार्ट में मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है. b3a² b². ओके, सो फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट. डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 6 टाइम 1 is 6. माइनस एज इट इज आ गया. a लाइक वेरिएबल है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, तो पार ऐड हो जाएंगे. प्रोडक्ट करते हुए 4 + 2 is 6, so a raised to the power 6. b का कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है. पुट इट एज इट इज. नेक्स्ट टर्म, मैम बोल रही है नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, बच्चा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके मार्क्स डिडक्ट ही होंगे, तो नेगेटिव आएगा रिजल्ट. 6 टाइम 1 is 6. a² का लाइक वेरिएबल नहीं है, एज इट इज. b का है, यहाँ पर b की पार है 1, यहाँ पर b की पार है 4, तो प्रोडक्ट करते पार्ट्स ऐड हो जाएंगे. 4 + 1 is 5, so b raised to the power 5. एक नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव, तो दोनों मिलकर क्या बनने वाले हैं? पॉजिटिव. इवन पार, नेगेटिव की इवन पार क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव. 6 टाइम्स 3 is 18. लाइक वेरिएबल है, प्रोडक्ट करते हुए पार ऐड हो जाएंगी. 2 + 2 is 4, so a raised to the power 4. लाइक वेरिएबल है, प्रोडक्ट करते हुए पार ऐड हो जाएंगी. 1 + 2 is 3, so b raised to the power 3. That is the answer of our third part. Let's move on to the fourth part. ये क्या कह रहा है? 3/5x - 2/9y मल्टीप्लाई बाय 15x - 9y. So what I am going to do? Firstly, first ma'am goes to these 3 students. These 2 students, 3/5x multiply by 15x - 9y. Then second ma'am, साइन जो भी है वो एज इट इज आएगा, goes to these 2 students. Okay.
सो इन दोनों की प्रोडक्ट कराएंगे, कुछ कैंसिल हो रहा है, यस। 5 टाइम्स 3 इज़ 15, कैंसिल। 3 टाइम्स 3 इज़ 9, लाइक वेरिएबल है, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 इज़ 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 टाइम्स 9 इज़ 27, बाई 5 डिनोमिनेटर में था वो एज इट इज़। एक्स और वाई अनलाइक वेरिएबल है, इसे हमने यहीं पर पुट कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम कैंसिल नहीं करेंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है। 3 टाइम्स 3 इज़ 3 टाइम्स 5 इज़, सो 5 टाइम्स 2 इज़, या एक स्टेप और बढ़ा दो क्लैरिफिकेशन के लिए। एक्स वाई अनलाइक वेरिएबल है एज इट इज़, दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना देंगे। 2/9 मल्टीप्लाई बाय 9, वाई लाइक वेरिएबल है, प्रोडक्ट करते हुए पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 इज़ 2, सो वाई स्क्वायर। ठीक है, 9x² माइनस 27, 5/5। कुछ कैंसिल हो रहा है। 3 टाइम्स 3 इज़ 3 टाइम्स 5 इज़, 5 टाइम्स 2 इज़ 10/3। एक्स वाई 9 से 9 कैंसिल, so that is 2y. These two terms are like terms, so we will take LCM, 9x² as it is. इन दोनों को मैं ये दोनों सेम है, मतलब सेम साइन है इन दोनों का, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो इनकी ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, इनकी पार ऐड हो जाएगी। सो लेट्स टेक LCM इन दोनों को ऐड करने के लिए, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं ना, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 3 एंड 3 टाइम्स 27 इज़ 81। एक्स वाई बाहर लिख लेते हैं, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 5 एंड 5 टाइम्स 10 इज़ 50। एक्स वाई मैंने बाहर लिख लिया, प्लस में 2y², सो दैट इज़ 9x²। 81 यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया था, तो 81 + 50 कितना होगा, 130। माइनस बार है, 131/15 xy + 2y², दैट इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 4 ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। दैट इज़ x रेज़ टू द पावर 9 माइनस x रेज़ टू द पावर 10। यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि ये माइनस की पावर नहीं है, माइनस अलग से है, सिर्फ x की पावर 10 है। x रेज़ टू द पावर 11 माइनस x रेज़ टू द पावर 12, तो 2 टाइम्स नेगेटिव हो गया, तो 2x की अगर नेगेटिव की अगर इवन पावर होती थी तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो ये रिजल्ट तो पॉजिटिव आने वाला है। अब x चारों के चारों लाइक वेरिएबल हैं, लाइक वेरिएबल्स में क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हुए पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड। सो 9 + 10 इज़ 19, 19 + 1 इज़ 20 एंड दैट इज़ 30 एंड दैट इज़ 40 एंड 42। सो x रेज़ टू द पावर 42 इज़ आवर आंसर। Let's move on to the 6th part. 0.9 p³ q³ 10p² minus 20q। तो इसमें हमें क्या करना है, what we are going to do here? Firstly, first मैम, एक ही मैम है, मैम goes to the first student, इसको मैं 9/10 लिख दूँ, p³ q³। फर्स्टली मैम फर्स्ट स्टूडेंट के पास जा रही है, नेगेटिव का साइन, देन मैम को मैंने 9/10 लिख दिया। मैम अब सेकंड स्टूडेंट के पास जा रही है, कुछ कैंसिल हो रहा है, एक बार ब्रैकेट्स में लाकर लिख देते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। लाइक वेरिएबल है, प्रोडक्ट करते हुए पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 इज़ 4। कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, पुट इट एज इट इज़, 9/10 मल्टीप्लाई बाय 20। कोई भी लाइक वेरिएबल नहीं है, पुट इट एज इट इज़। यहाँ पर q की पावर 3 है, यहाँ पर q की पावर 1 है, तो प्रोडक्ट करते हुए पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 इज़ 4, q रेज़ टू द पावर 4। कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, सो 9 टाइम्स 1 इज़ 9, p4 q³, 9 टाइम्स 2 इज़ 18 p³ q रेज़ टू द पावर 4। दैट इज़ द आंसर ऑफ आवर 6th part of the second question. Let's move on to the 7th part of the second question. इसके अंदर दोबारा से we are going to repeat the same process. This is the group of students and this is the group of teachers. Firstly, first ma'am goes to these 3 students. First ma'am कौन है, xq, तो मैम जाएंगी इन तीनों स्टूडेंट्स के पास। देन मैम के पास जो भी साइन है वो एज इट इज़ मैम के साथ आएगा। सेकेंड मैम गोज़ टू दीज 3 स्टूडेंट्स। Okay, so firstly 7 multiplied by 1 is 7,
एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेज टू द पावर 2, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर यहाँ पर लाइक वेरिएबल हैं, तो प्रोडक्ट करते हुए पार्ट्स ऐड हो जाएंगी. 3 + 2 = 5, सो एक्स रेज टू द पावर 5. 11 × 1 = 11, नेगेटिव एज इट इज़ आएगा क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है. ये दोनों के दोनों लाइक वेरिएबल हैं. यहाँ पे पार 1 है, यहाँ पर 3 है. प्रोडक्ट करते हुए पार ऐड हो जाएंगी. 3 + 1 = 4, सो दैट इज दिस, प्लस 10 × x³ माइनस 7 × 1 = 7. दोनों लाइक वेरिएबल हैं. प्रोडक्ट करते हुए पार ऐड हो जाएंगी. 2 + 2 = 4, सो एक्स रेज टू द पावर 4. एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, तो दो नेगेटिव यानी नेगेटिव की इवन पार, तो वो क्या बन जाएगी? पॉजिटिव. 11 × 1 = 11. ये दोनों लाइक वेरिएबल हैं. प्रोडक्ट करते हुए पार ऐड हो जाएंगी. 2 + 1 = 3, सो x³. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव फाइट करते हुए. तो ये दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 10 × x². कुछ है लाइक वेरिएबल हैं, यस. एक्स रेज टू द पावर, ये तो एक बार ही है, इसको एज इट इज़ लिख दो. x की पावर 4, ये भी x रेज टू द पावर 4 है, ये भी x रेज टू द पावर 4 है. इन दोनों को इकट्ठा कर लें. 11 x रेज टू द पावर 4 - 7 x रेज टू द पावर 4. ब्रैकेट ले लेते हैं, बाहर प्लस का साइन ही लगा लेते हैं क्योंकि हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया है. x³ में ये दोनों टर्म्स हैं. हम चाहें तो इन्हें डायरेक्ट भी कर सकते हैं. x² में सिर्फ एक यही टर्म है, सो 7x रेज टू द पावर 5. ये दोनों सेम साइन है तो पार इनकी ऐड हो जाएगी. 11 + 7 = 18, x रेज टू द पावर 4. ये दोनों नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आने वाला है ना, तो नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा नेगेटिव. 10 + 11 = 21, x³ - 10x². That is the result of the 7th part. Let's move on to the 8th part of second question. इसमें क्या है? 10/9, a raised to the power 5, b raised to the power 6, c raised to the power 6. Multiply by 3/2, b² c. Multiply by c/5, c³. d raised to the power 4 and negative of a³ d raised to the power 5. कुछ भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. हेयर वी आर, यहाँ पे हमें मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन करानी है, 4 मोनोमियल की करानी है, तो हम करा देते हैं. फर्स्टली वी विल डू द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिक नंबर्स, सो दैट इज़ 10/9. ये नेगेटिव है, ले आओ नेगेटिव साथ में. 6/5, यहाँ पर 1, इसमें 1 है तो या -1, ठीक है. अब नेक्स्ट लाइक वेरिएबल क्या है? a रेज टू द पावर 5 और ये क्या है? a रेज टू द a³. तो अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करूँगी तो फिर पार्ट्स क्या हो जाएंगी? ऐड. तो a रेज टू द पावर 5 + 3. b का कोई लाइक वेरिएबल है? एक तो ये रहा, एक ये रहा, सो दैट इज b. पार ऐड हो जाएंगी 6 + 2. c का कोई लाइक वेरिएबल है? c रेज टू द पावर 6, c रेज टू द पावर 1, कोई भी पार नहीं होती तो हम लिख देते हैं c³. तो दैट इज c. 6 + 1 + 3. d का कोई लाइक वेरिएबल है? 4 और 5, दैट इज 4 + 5. कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है. पहले तो देखो 2 बार नेगेटिव है, अगर नेगेटिव की इवन पार होती है तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव. तो देयर इज नो नीड टू राइट इट. 2 × 3 = 6, 5 × 2 = 10, 3 × 3 = 9 and 3 × 3 = 1. ठीक है, तो न्यूमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा. a रेज टू द पावर 5 + 3 = 8, b रेज टू द पावर 6 + 2 = 8, c रेज टू द पावर 6 + 1 = 7 and 7 + 3 = 10. d raised to the power 4 + 5 is 9. That is the answer of the 8th part of the second question. Let's move on to the 9th part. 9th part में क्या है? That is 0.7 x³ - 0.5 y³, 0.7 x³ + 0.5 x, that is y³. तो फिर यहाँ पर तो a - b और a + b का फॉर्मूला लग गया, जहाँ पर a क्या है? हेयर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला
फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर वेयर a इज इक्वल टू 0.7x क्यूब एंड b इज इक्वल टू 0.5y क्यूब है। ठीक है, तो जब मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करूँगी तो फिर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बिग ब्रेसेस ले लेती हूँ, a स्क्वायर 0.7, यही है ना आंसर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है 0.7x क्यूब का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 0.5y क्यूब का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अगर मतलब वैसे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूंगी तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो जाएंगे। x रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर पावर की पावर हो, तो अगर 3 रेज टू द पावर 2 है तो फिर इन दोनों पार्ट्स की मैं प्रोडक्ट निकालूंगी, तो 3 टाइम्स 2 इज 6। दोबारा से 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर नॉर्मली डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो फिर जब मैं पार करूँगी तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, वाई क्यूब रेज टू द पावर 2 है, तो अगर इसकी पार है तो इसकी जो पार्ट्स हैं, मतलब वाई क्यूब का स्क्वायर है, तो इन दोनों पार्ट्स को हम क्या कर देंगे, रूल क्या होता है, y रेज टू द पावर n m रेज टू द पावर n हो तो फिर क्या करते हैं, इन दोनों पार्ट्स की हम प्रोडक्ट कर देते हैं। तो दोबारा से हम वही करें, 3 टाइम्स 2 इज 6, सो दैट इज़ द आंसर ऑफ द 9th पार्ट। नेक्स्ट 10th पार्ट, सेकंड का 10th पार्ट क्या है, 64a स्क्वायर माइनस 56ab प्लस 49b स्क्वायर 8a plus 7b. In the 10th part of the second question, what I can see, what is visible here, कि ये जो है ये तो फॉर्मूला है किसका, a plus b का। a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, we can write by using the formula और algebraic identity। ये algebraic identity है, वो क्या है, a क्यूब, मैं कैपिटल यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर a और b ही स्मॉल यूज़ किए गए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो अगर मैं इन दोनों, इस राइट हैंड साइड को और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंपेयर करूँगी तो फिर मुझे क्या मिलेगा कि a की वैल्यू क्या है, a इज़ 8a, b इज़ 7b। a स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, 8a का स्क्वायर। 8a का स्क्वायर क्या होगा, 8, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 8, दैट इज 64, एंड व्हाट इज स्क्वायर ऑफ a, दैट इज a स्क्वायर। व्हाट इज a b, a और b का प्रोडक्ट, 7 टाइम्स 8 इज 56, वही है यहाँ पर, a b है, नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव है, b स्क्वायर यानी 7b का स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, b स्क्वायर इज b स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं कंपेयर करूँगी तो फिर मुझे क्या मिला, वेयर कैप्स a इज़ 8a एंड कैप्स b इज़ 7b। तो जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चल गया, अब मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला की जगह अगर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो बाय यूजिंग दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर आप कर लेना, इट इज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो जब मैं इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करूँगी तो फिर मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब, या मैं इसे दोबारा से लिख दूँ, 64a स्क्वायर माइनस 56ab प्लस 49b स्क्वायर इज़ मल्टीप्लाई बाय 8a। ये किसके इक्वल होगा, a क्यूब, a की वैल्यू क्या है 8 क्यूब प्लस b क्यूब, b की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 7b क्यूब। ओके, so 8 cube is 512 because 8 times 8 is 64 and 64 times 8 is 512. A cube plus 7 times 7 is 49 and 49 times 7 is 343 b cube. So that is the result of the 10th part of the second question. Let's move on to the third question. Find the variable part in the product of this.
पहले हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? दैट इज़ 127x क्यूब y रेज़ टू द पावर 9. प्रोडक्ट करनी है, हम सीधा प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं. 255x रेज़ टू द पावर 6 y रेज़ टू द पावर 5 एंड 313 y स्क्वायर z रेज़ टू द पावर 4. ठीक है, इससे मुझे क्या बोला है? मुझे सिर्फ वेरिएबल पार्ट निकालना है. मतलब मुझे इतनी बड़ी प्रोडक्ट नहीं करनी है. 127 को 255 से और फिर उस प्रोडक्ट को 313 से प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसने मुझसे इतना मांगा है कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट निकालनी है वेरिएबल पार्ट की. तो इसको तो इग्नोर कर दो. तो फिर मैं लिख सकती हूँ वेरिएबल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि मैं सिर्फ वेरिएबल पार्ट लिख रही हूँ. ठीक है, तो फिर अब मुझे इनकी तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी 127, 255 और 313 की. मुझे मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ एक्स क्यूब वाई रेज़ टू द पावर 9, एक्स रेज़ टू द पावर 6, वाई रेज़ टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर एंड जेड रेज़ टू द पावर 4. ठीक है, तो इसकी प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले लाइक वेरिएबल्स की प्रोडक्ट कर देते हैं. है ही नहीं यहाँ पे एक्स, तो ये है एक्स क्यूब, ये है एक्स रेज़ टू द पावर 6. तो फिर पार्ट्स ऐड हो जाएंगी 3 + 6. वाई वेरिएबल ये रहा, वाई रेज़ टू द पावर 9, वाई रेज़ टू द पावर 5 एंड वाई स्क्वायर. तो वाई रेज़ टू द पावर 9 प्रोडक्ट करते हुए पार्ट्स ऐड की जा रही हैं एंड 2. जेड का कोई और वेरिएबल है? नहीं है. पुट इट एज इट इज़. रिजल्ट निकाल देते हैं. 6 + 3 इज़ 9, 9 + 2 is 11 and 11 + 5 is 16. Z raised to the power 4. So that is the result of the first part of the third question. Let's move on to the second part of the third question. इसके अंदर भी again I have to find the product of the variable part. So we will write variable part of product. Product variable part निकालना है. पहले like variables देख लेते हैं. That is a square, a raised to the power 6. प्रोडक्ट करते हैं, पावर ऐड हो जाएंगी. 2 + 6 इज़ 8. यहाँ पर देखो b रेज़ टू द पावर 4 है, b क्यूब है और b रेज़ टू द पावर कोई भी नहीं है, तो मैंने 1 समझ लिया. तो इन पार्ट्स को ऐड कर देते हैं. 4 + 3 इज़ 7 एंड 7 + 1 इज़ 8. तो b रेज़ टू द पावर 8 और कुछ भी नहीं करना मुझे इस सम में. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. दैट इज़ एक्सप्रेस्ड. किसे एक्सप्रेस करना है? 5x रेज़ टू द पावर 6, 12x स्क्वायर y, 3/20x y स्क्वायर. इसे मुझे मोनोमियल की फॉर्म में चेंज करना है एंड इवेल्यूएट करना है. इवेल्यूएट चलो हम बाद में करेंगे, पहले इसे हम मोनोमियल की फॉर्म में चेंज करें. तो फर्स्टली हमें क्या करना है? फर्स्टली वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स. दैट इज़ 5 × 12 × 3/20. फिर लाइक वेरिएबल्स उठाते हैं. दैट इज़ एक्स रेज़ टू द पावर 6, एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर कुछ नहीं है तो मैं 1 समझ लेती हूँ. प्रोडक्ट करते हुए पावर ऐड हो जाएंगी. 6 + 2 + 1, 6 + 2 + 1. अब देखो y यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कुछ कोई भी पावर नहीं है तो मैंने 1 पुट कर दिया. अब लाइक वेरिएबल क्या है? y एंड y स्क्वायर. तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. 1 + 2 दैट इज़ 1 + 2. कुछ भी नहीं है और कोई और वेरिएबल है ही नहीं. लाइक तो छोड़ो. 5 × 4 is 20 and 4 × 3 is 12. 3 × 3 is 9. 6 + 2 is 8 and 8 + 1 is 9. 1 + 2 is 3. That is the answer of the fourth question. इसने बोला था पहले तो मुझे इसे मोनोमियल की फॉर्म में चेंज करना है. उसके बाद इवेल्यूएट करना है कि x = 1 और y = 2 के लिए क्या ये वेरीफाइड होता है या नहीं होता है. तो उसके लिए क्या करूँगी? जब हम लास्ट वर्कशीट्स के अंदर वेरिफिकेशन करते थे तो कैसे करते थे? पहले हम देखते थे कि हमने प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट किया है. 5x रेज़ टू द पावर 6, 12x स्क्वायर y, 3/20x y स्क्वायर और कहाँ पे एंड किया है? 9x रेज़ टू द पावर 9 y क्यूब. ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मानते थे. फिर हम बोलते थे कि वेरीफाई द इक्वेशन 1 फॉर द गिवन वैल्यूज़. गिवन वैल्यूज़ क्या हैं? गिवन वैल्यूज़ है x = 1 एंड y =
2। ठीक है, इसके लिए मुझे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, 5x raised to the power 6, 12x square y, 3/20xy square. Now put these values, x is equal to 1 and y is equal to 2. x की वैल्यू 1 पुट करो, इसे बिग ब्रेसेस के अंदर हम चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 12x की वैल्यू 1 है, कितना भी चेक स्क्वायर कर लो, कोई भी पार कर लो, आंसर 1 ही आने वाला है, बट हम तो लिखेंगे that is 3/20. The value of x is 1, the value of y is 2, so 2 square. Okay, so that is 1 की पार कितनी भी कर लो 1 ही आने वाला है, रिजल्ट इज 5. 1 स्क्वायर इज 1, 12 times 2 is 24. कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर होता है 3/20, एक बार एज इट इज़ लिख दो। 2 स्क्वायर इज़ 4, कुछ कैंसिल हो रहा है, करो। 4 times 5 is 20, अभी भी कैंसिल हो रहा है। 5 times 5 is 1, 5 times 1 is 5, तो क्या बच गया ऊपर न्यूमिनेटर में, 24 और 3। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 24 and 3? दैट इज़ 12 and 72. सो 72 इज़ द रिजल्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। राइट हैंड साइड क्या है, 9x raised to the power 9y cube. So the value of x is 1, the value of y is 2. So 9, 1 raised to the power 9 is 1, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 cube is 8 and 9 times 8 is 72. So left hand side is equal to right hand side, hence our result is verify. यही हमें करना था जो हमने कर दिखाया है। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पहले तो एक्सप्रेस करो एज अ बाइनोमियल। पहले तो मोनोमियल की फॉर्म में चेंज करना था, मतलब एक ही टर्म हो जिसमें, ठीक है। अब मुझे बाइनोमियल की फॉर्म में चेंज करना है, फिर से इवेल्यूएट करना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सम। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? दैट इज एक्सप्रेस 1.5 a square 10ab minus 4b square, इसे मुझे बाइनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कुछ भी नहीं, आई एम गोइंग टू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इसको 1.5 को मैं 15/10 लिख सकती हूँ, बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही ज़ीरो आएगी। ओके, तो पहले फर्स्ट मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट। तो 15/10 a square multiply by 10ab. Then ma'am goes to the second student, 15/10 multiply by 4. इसके साथ a square था, यही रख दो, कंफ्यूजन नहीं होगी, यहाँ पे b square बना दो, ठीक है। सो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन अगर हम ना करें तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। 15 times 10 is 150, फिर 10 ए स्क्वायर और ए की पार 1 है, यहाँ पर ए की पार 2 है, प्रोडक्ट करते हुए पार ऐड हो जाएंगी। 2 + 1 is 3, तो ए क्यूब। यहाँ पर बी का और कोई वेरिएबल नहीं है, तो एज इट इज़ 15 times 4 is 60 डिवाइडेड बाई 10। ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, कोई लाइक वेरिएबल नहीं है, पुट इट एज इट इज़। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज़ 15 a क्यूब b - 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, दैट इज़ द रिजल्ट जो बाइनोमियल की फॉर्म में है। अब मुझे क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पर एंड किया है, तो फिर वो इक्वेशन बनाएंगे। दैट इज़ 1.5 a स्क्वायर 10ab - 4b स्क्वायर, और एंड कहाँ पर किया है हमने, 15 a क्यूब 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। दैट इज़ द इक्वेशन 1। सो वेरीफाई इक्वेशन 1 फॉर वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है, -2, और b की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ a इज़ -2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ 3। तो पुट करते हैं 1.5, a की वैल्यू क्या है, -2, बिग ब्रेसेस ले ली मैंने, कन्फ्यूज़न ना हो सिर्फ इस रीज़न से, बाद में हम दोबारा से उसी पे ही आ जाएंगे। द वैल्यू ऑफ b इज़ 3, the value of b is 3. So 1.5 को मैं 15/10 लिख सकती हूँ, बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो फिर मैंने एक ज़ीरो लगा दी डिनोमिनेटर में। 2 स्क्वायर इज़ 4,
अगर मैं नेगेटिव की इवन पार करती हूँ तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दो एक बार। 10 टाइम्स 2 यानी 2 टाइम्स 3 इज 6 एंड 6 टाइम्स 10 इज 16। एक ही बार नेगेटिव है तो वो बाहर आ जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर इज 9 एंड 9 टाइम्स 3 इज 36। ठीक है, एक बार 15 टाइम्स 4 इज 60 बाई 10 एज इट इज़। ये दोनों सेम है, नेगेटिव है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर इनकी पार्ट्स ऐड होने वाली है। 60 प्लस 96 इज 60 प्लस 36 इज 96। रिजल्ट आएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ही तरफ बढ़ रहा है ना, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, 6 टाइम्स 6 इज 36 एंड 3 54 एंड नाउ द वैल्यू ऑफ A is -2, the value of B is 3, the value of A is -2, the value of 3B is 3, so that is 15। जब मैं नेगेटिव की ओड पार करूँगी तो रिजल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव, तो मैं वो आगे लिख देती हूँ। 2 क्यूब इज़ 8 एंड दैट इज़ 3 माइनस, यहाँ पर नेगेटिव की पार क्या है, इवन। नेगेटिव की पार इवन होती है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो ये रिजल्ट आने वाला है पॉजिटिव। सो 6 2 स्क्वायर इज़ 4 3 स्क्वायर इज़ 9। तो बस मुझे मल्टीप्लाई करना है। अगर 8 टाइम्स 3 इज़ 24 एंड 24 टाइम्स 15 इज 360। 9 times 4 is 36 and 36 times 6 is 216। सो द सम इज, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों की पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 576। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड।